नमस्कार दोस्तों। भारत में इस्लाम खतरे में किसने किया। आपने रोज देखा होगा कि मीडिया के अंदर एक ही चीज़ आती है कि भारत में इस्लाम खतरे में है। कभी बोलते हैं कि मुसलमान डरा हुआ है, यहाँ पर किसान खतरे में है, लिब्रांडो खतरे में है। कभी बोलते हैं कि फ्री जर्नलिज्म जो है मोदी जी के आने के बाद बिल्कुल ही खत्म हो गया, गोदी मीडिया का नाम दिया गया। खुद जब पिद्दी मीडिया थे, पिद्दी के जो होता है राहुल गांधी का पिद्दी, जो बिस्किट खाता था, आधा बिस्किट पिद्दी के मुंह में होता था, आधा इनके मुंह में होता था। जो एनडीटीवी में बड़े बड़े पत्तलकार जो वहां पर काम करते थे, एनडीटीवी नाम भी इसलिए रखा गया था क्योंकि नेहरू डायनेस्टी टीवी था। तब जब ये पिद्दी मीडिया था तब बात नहीं करते थे, लेकिन आजकल इन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि जो पिद्दी मीडिया है वो खतरे में है। अब तो यहां तक आ गए हैं कि ऑपोजिशन खतरे में है, मोदी जी ऑपोजिशन को ही खत्म कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में आ गया है, यहां तक बातें आ गई हैं। भारत खतरे में है नहीं बोलते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है, इंडी अलायंस खतरे में है ये बोल देते हैं, क्योंकि इंडिया एंड इंडी मीन्स सेम थिंग फॉर दिस पत्रकार। इंस्टीट्यूशन सारी खतरे में है, ये हम हर रोज सुनते हैं। लेकिन जब मनमोहन सिंह की घटिया गवर्नमेंट चल रही थी, रिमोट कंट्रोल वाली, जब एक प्रधानमंत्री एक्सीडेंटल प्रधानमंत्री बन गया था, जब हमारी कंट्री फ्रेजाइल 5 में थी, आपको याद होगा कि हमें कोई सीरियसली लेता ही नहीं था। हमारा प्रधानमंत्री सो कॉल्ड जब जाता था बाहर तो कोने में यतीमों की तरह खड़ा कर दिया जाता था, जिसकी कोई वैल्यू थी नहीं। उसको बोलते थे बेटा वो साइड पे आके खड़ा हो, तो पूछता था, पहले फ़ोन करता था, मैडम मुझे साइड पे खड़े होने के लिए बोल रहे हैं, मैं खड़ा हो जाऊँ? तो बोलते हाँ यार तुझे भेजा ही इसलिए है साइड पे खड़े होने के लिए, तू वहाँ पे खड़ा हो, क्योंकि तू आउटस्टैंडिंग था, तू इसलिए बाहर ही खड़ा रहे, तो यू जस्ट स्टैंड आउटसाइड। अब ये जब सारा कुछ हो रहा था, फ्रेजाइल 5 में थे, पाकिस्तान हमारे ऊपर तांडव डांस कर रहा था, टेररिस्ट के अटैक हमारे कंट्री में हर रोज हो रहे थे, तब कुछ भी खतरे में नहीं था, तब हिंदू खतरे में नहीं था। लेकिन आज सब कुछ खतरे में आ गया है जब से मोदी जी की गवर्नमेंट है। और ये सारे लोग, यही पत्तलकार, यही सभी लोग, ये आजकल तब बोलते थे जब मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी, या बोल दीजिए रिमोट कंट्रोल वाली गवर्नमेंट थी, तब कहते थे ऑल इज वेल। लेकिन आज एक ही चीज है, इस्लाम भी खतरे में है और बाकी सब कुछ भी खतरे में है। मुझे ये आज तक समझ नहीं आया कि ये सब कुछ खतरे में एकदम से आ कैसे गया मोदी जी के आने के बाद, और इस्लाम को इतना बड़ा खतरा मोदी जी के बाद कैसे हो गया, ये बात समझने की है। इसलिए बात मंजरी जी से करेंगे, बिकॉज इसको कोई और ब्यूटीफुली कवर नहीं कर सकता। मंजरी जी जय सिया राम। जय सिया राम। मंजरी जी, एकदम से इस्लाम खतरे में कैसे आ गया, मुझे आज तक समझ नहीं आया ये। इस्लाम तो हमेशा से खतरे में था। इस्लाम खतरे में था तभी पाकिस्तान बना, फिर पाकिस्तान से बांग्लादेश बना, फिर ये सब तो इस्लाम हमेशा खतरे में रहता था। देखिए, 1990 की घटना बताती हूँ। यही कांग्रेस का गवर्नमेंट थी। हिंदुओं पे अटैक हुए, हिंदुओं पे अत्याचार हुए, कश्मीर से लोग भागे, उनके साथ हर वो अत्याचार हुआ जो नहीं बोला जा सकता है। ठीक, पर खतरे में इस्लामी था। वो बेचारे मजलूम थे, वो बेचारे सताए हुए थे, उनको पैसा नहीं मिलता था। एक पुलिस वाले ने एक थप्पड़ मार दिया, बंदा आतंकी बन गया। खतरे में इस्लाम ही था। और यहाँ रोज चौराहे पे लड़के पिट जाते हैं पुलिस वाले डंडा मारने से और थप्पड़ मारने से नहीं वो करते। तो क्या सब आतंकवादी बन जाए? नहीं। फिर क्या है कि 71 की वॉर से आप कंपेयर कीजिए। 71 की वॉर में आ, पाकिस्तान बांग्लादेश के ऊपर, ईस्ट पाकिस्तान पर अत्याचार कर रहा था। इंदिरा गांधी ने सेना उतार दी, पूरा युद्ध लड़ लिया। ठीक। 90 में हिंदू के ऊपर वही अत्याचार कर रहे थे, सेना उतरी कश्मीर में। कश्मीर में। ठीक है, लेकिन खतरे में इस्लाम था। आज भी था, कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। तो ये एक नैरेटिव है, और ये खाली भारत में नहीं है, ये नैरेटिव वर्ल्ड वाइड है। एक ही एजेंसी इनको फंड कर रही है, और वो सबको फंड कर रही है, और उसको वो कहते हैं इंडिपेंडेंट मीडिया। जो वो चाहते हैं वही लिखा जाता है और वही फॉलो किया जाता है। कच्छ के लोग प्यासे मर रहे थे, सरकार ने सोचा वहां पानी पहुंचा दें। सबसे पास की नदी नर्मदा थी, मेधा पाटकर बैठ गई नर्मदा बचाओ आंदोलन। कच्छ में लोग प्यासे मर जाएं, भूखे मर जाएं, चलेगा। वो
नर्मदा बचाओ आंदोलन कर रही थी। और ये अथीरा, पेरिन चेरी, इस तरह के लोग जो है उनके साथ लगे हुए थे। तो ये सब जो है किस लिए हो रहा था? ये इसलिए हो रहा था कि भारत का विकास, भारत की तरक्की ना हो पाए। और इसमें जिसको हम चौथा खंबा कहते हैं, उसने पूरा साथ दिया है। अभी उन स्टेल्थ वॉट्स के, चमकते हुए सितारों के नाम नहीं आए हैं, जो प्राइम टाइम पर बैठते थे और कोई भी नेशनलिस्टिक अप्रोच लेता था, बात करता था, तो उसको जो है एकदम किनारे कर देते थे, एकदम रिजेक्ट कर देते थे, उसको बोलने भी नहीं देते थे। ये सब हमने एनडीटीवी और बहुत सारे न्यूज चैनल पे देखा, जहां पर एंटी इंडिया बात करना फैशन था, कि हम कितने निष्पक्ष हैं कि हम अपने देश के विरोध में बोल सकते हैं। पठानकोट के एयरबेस पे हमला हुआ था। एक महान पत्रकार थी जिनके ऊपर पिक्चर बना डाली लोगों ने। उन्होंने जो है रास्ता दिखाया था कि क्या अगर टेररिस्ट इधर से आ गए तो क्या होगा, और उसी रास्ते से टेररिस्ट आए। फिर मुंबई में हमला हुआ था, जब ताजमहल होटल पे हुआ था, तो वो जाकर के ये बता रही थी कि आर्मी किधर से घुस रही है, कितने लोग घुस रहे हैं। हमारे एक मेजर संदीप उन्नति कृष्णन, उनको वीर गति भी मिली इसी कारण। तो इन लोगों के ये खाली इनके हाथ खून से रंगे हैं। में जब दंगा हो रहा था, तो भाई अभी आपने देखी साबरमती रिपोर्ट, उसमें उन्होंने बताया कि जब पहली बार वहां पर पहुंची वो स्त्री, तो उसने देखा कि वो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुआ है, बोगी जलाई गई है। और उसने क्या लिखा बाद में, और जो पत्रकार सही रिपोर्ट लाने की कोशिश कर रहा था उसके साथ क्या हुआ। तो ये हमारी विस्मृति नहीं है, हमें ये शुरू से पता है। अगर कोई मौलवी कुछ गड़बड़ करता है तो ब्राह्मण की फोटो लगा दी जाती है, पुजारी और ये सब लिख दिया जाता है। तो ये सारा काम सिस्टमैटिक रूप से हर सत्य को तोड़ मरोड़ करके झूठ का प्रचार करना या अर्ध सत्य का प्रचार करना, ये चौथा खंबा हमारा करता आ रहा है, जिसकी निष्पक्षता पे सो कॉल्ड लोकतंत्र टिका हुआ है। वैसे मुझे ये भीड़ तंत्र से ज्यादा कुछ नहीं लगता, यहाँ लोकतंत्र जैसी कोई चीज नहीं है। बट इनकी निष्पक्षता यही थी, हर गलत करने। एक आतंकवादी मरा, उसको बोल दिया हेडमास्टर का बेटा था, उसके साथ अत्याचार हुआ था। आप आतंकवादी को जस्टिफाई कर रहे हैं, ग्लोरीफाई कर रहे हैं, उसके जनाजों में जा रहे हैं। अरे उनकी स्कूटर पे बैठ करके, पीछे बैठ करके कश्मीर घूम रहे हैं। वो फोटो भी वायरल हुई थी, आतंकवादी के पीछे बैठी हुई थी मैडम। आतंकवादियों के लोग इंटरव्यू करने जा रहे हैं। बुखारी की हर सांस कैसे चल रही है उसको मीडिया में रिपोर्ट कर रहे हैं। ये सब दिन हम लोगों ने देखे हुए हैं, और ये चौथे खम्भे ने किए। आज इनको पता लग रहा है कि यूएसएआईडी ने फंड करके इन सबको यहाँ तक पहुंचाया है। लेकिन एक जानने वाली चीज ये है, एक फटे हाल कंगाल झोला छाप कोल्हापुरी चप्पल पहने हुए भी पत्रकार हुआ करता था, और उसके बाद वो जैसे ही कोई स्कूप निकालता था तो उसकी हत्या कर दी जाती थी। असली पत्रकार का आज भी वो है, वही हाल है। और मरते हैं तो ये 5 स्टार जर्नलिस्ट उनके साथ नहीं जाते। ये वो हैं जो चांदी के चम्मचों में प्लेन में जाते हैं, प्रधानमंत्री के प्लेन में जाते थे, सरकारें बनवाते थे, उसके बाद चांदी के चम्मच चुरा के भी लाते थे, इनको वाइन्स दी जाती थी, इनको अच्छा खाना दिया जाता था। चिकन अगर टेस्टी नहीं बना होता था तो रिपोर्ट खराब हो जाती थी। और मोदी को मौत का सौदागर और ये सब लिखते थे, और मैडम से जाके पूछते थे, आप जब खाना बनाती हैं तो क्या आप पास्ता बनाती हैं कि भारतीय खाना? कितना महान सवाल करते थे। अगर ये सवाल नहीं होता तो भारतीय लोकतंत्र खतरे में आ जाता। फिर मतलब ये सारा सब कुछ पेड था, 10-10 लाख की सैलरी। बट हाँ, अखबार के सर्कुलेशंस में पत्रकारों को कहाँ मिलता है। तो अब ये सारा पूरा यूएसएआईडी का था, अब बाहर आ रहा है, अब सबूत आ रहे हैं। लेकिन पहले जब हम लोग यही चीज कहते थे तो हम लोग कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट होते थे। अच्छा, मजनू जी, आपने जैसे बोला कि इस्लाम हमेशा ही खतरे में था। अब देखिए, दिल्ली में दंगे हुए, आपने देखा कि यही सारे पत्तलकार
मैं पत्रकार नहीं बोलता हूँ, पत्तलकार हैं ये। तो ये जो पत्तलकार हैं, ये मुसलमान के एरिया में जाके पूछते हैं उनको, लोगों को क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने दंगा किया, वो लोग जो थे हिंदू कहाँ से आए थे। लेकिन हिंदुओं के एरिया में जाकर कभी नहीं पूछते। तो ये चक्कर क्या है कि ये हमेशा एक ही रास्ते पे चलते हैं। इनको पीछे से कोई सोने की सिक्का इनके पिछवाड़े में डालता है तो उसके हिसाब से इनकी सारी एनर्जी चलती है, या कोई और चक्कर है? ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा इन लोगों का जो है फंडिंग वो सब है, वरना हर एक को मालूम है दंगा पहले मुसलमान शुरू करते हैं। अभी देखिए एक छोटी सी घटना बताते हैं, आए दिन आप अखबारों में पढ़ते हैं शिवलिंग के ऊपर पेशाब कर दिया, पैर रख करके खड़े हो गए, देवी देवताओं की मूर्ति चोरी कर ली, तोड़ दी, मंदिर में घुस के नमाज पढ़ी। कभी आपने देखा कि दंगा इस बात पे भड़का हो? कभी एक बार हम्म। भी एक्सेप्शन की भी घटना बता दीजिए। थोड़े से थप्पड़ मारे, गुस्सा आएगा पब्लिक को, थोड़े से थप्पड़ मारे और पुलिस के हवाले कर दिया, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता जिसको ये लोग आ, बढ़ा चढ़ा करके लिखते हैं। लेकिन आप ये देखिए मस्जिद के सामने से गुजर गए, मस्जिद के नल से पानी पी लिया, रोजे में इन लोगों के चल रहे हैं, किसी व्यक्ति ने खाना होटल में खाना खा लिया, इस बात पे हत्याएं होती हैं। रोड रेज में हत्याएं होती हैं कि बगल से निकल रहे थे, अरे भाई गाड़ियां हैं, कंजेशन है, बाइक छू गई लड़की के पैर में, कोई चोट नहीं आई है, वो बंदा भी रुक करके पूछ रहा है कि देवी जी आप कैसी हैं, उसमें खून हो गया। ये सारी, और उसके बाद ये होता है कि गलती हमेशा इस्लाम दूसरे खतरे पर। में। इस्लाम खतरे में आ जाता है, लोग खतरे में आ जाते हैं, तो कैसे होता है? सच को दबाना, सच को छुपाना और झूठ को महिमा मंडित करके ऊपर लाना, यही काम इन लोगों का रहा है। तो मैं कैसे मान लूं कि इसके पीछे फंडिंग नहीं है, बढ़ा प्रमोशन नहीं है, बढ़ावा नहीं है, अवार्ड नहीं मिलते इनको। इंटरनेशनल मीडिया में पूछे एक बड़ी पार्टी का अधपगला बच्चा जहां जाता है भारत की, अभी तो वो परपेचुअल वॉर है अगेंस्ट इंडियन स्टेट, किसी पत्रकार ने ये सच लिखा? सारे पेड़ है। अच्छा, अर्नब जिसने बाद में नेशनलिस्टिक वो की, शुरू में तो इन्हीं के बीच में काम करता था, ठीक है, परेशान हुआ, निकाला गया, बाद में अपना चैनल शुरू किया, जब वो गिरफ्तार हुआ मैंने कहीं तो, मैंने इन सबको उसकी गिरफ्तारी जस्टिफाई करते हुए देखा, मैंने कहीं भी नहीं देखा कि अर्नब के लिए एडिटर्स गिल्ड आया हो या कोई जर्नलिस्ट फोरम आया हो। आखिर उसको अपने बैक ट्रैक करना पड़ा ना, जो भी उसके साथ हुआ, वो जितने दिन भी अंदर था। तो ये सारी चीजें आपको क्या बताती हैं कि इनका एक एजेंडा है, इनको इंडिपेंडेंट मीडिया कहा जाता है लेकिन ये इंडिपेंडेंट मीडिया है नहीं। अभी धीरे धीरे कुछ चीजों का, अभी देखिए राफाल पे कितने हंगामे हुए, किसी ने सच बताया बैठाल के कि राफाल में कोई नहीं ली गई है रिश्वत, राहुल गांधी गलत है? नहीं। अच्छा, किसान आंदोलन था, किसान आंदोलन जैसे ही बैठना शुरू हुआ, पत्रकार का क्या ड्यूटी थी कि वो जाता और लोगों को बताता कि आप ये तीनों किसान जो कानून है, फार्म लॉस हैं, वो आपके फेवर में। क्या कहीं किया? टिकट का इंटरव्यू लेते रहे। तो आप ये हम्म। देखिए कि सच को छुपाने में इनका वो है, इनका चौथा खंबा इनको कहा गया ताकि आप लेके आते, ठीक है, बाबुओं ने गलती की, आप लेके आते, इंग्लिश पढ़े लिखे हैं, उसका हिंदी, मराठी, बांग्ला, तमिल, तेलुगु, मलयालम सब में ट्रांसलेट करके आप सबको बताते कि भाई दिस इज द फैक्ट एंड दिस इज द स्टोरी। मैंने एक भी शो किसी भी चैनल पे नहीं देखा जो सच बता हम्म। रहा हो, ठीक है, जो सही रिपोर्ट कर रहा हो। एनआरसी के खिलाफ, सीएए के खिलाफ बैठे, कितना बड़ा आंदोलन हुआ, मैंने एक भी रिपोर्टर को सही सच रिपोर्ट करते हुए नहीं देखा कि भाई इसमें इसमें तुम आंदोलन पे बैठे क्यों, इससे तुम्हारा ना रिश्ता ना नाता। सीएए है, नागरिकता देने का कानून है, लेने का तो है नहीं। इस्लाम क्यों खतरे में आ गया? वहां पर भी तो इस्लाम खतरे में हम्म। आ रहा था। और जब आपने दो देश बना लिए, भारत को अफगानिस्तान, और मैं ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान की बात कर रही हूँ इस्लाम के नाम पर, तब आप उसी इस्लाम को हम फिर से भारत में बुला करके नागरिकता दे दें तो भैया जमीन भी लेते हो कि केड़ा पाकिस्तान और केड़ा अफगानिस्तान, ठीक है भाई, सब कुछ भारत है, मिली नागरिकता, खुश रहो बादशाह। वही तो चीज है। लेकिन ये सच कोई भी पत्रकार, अरे हम लोग, मेरी और आपकी दुकान चलती ही नहीं अगर ये सच बताते हैं।
हम यहाँ सही इसीलिए बात है। बैठे हैं कि ये झूठ बोलते हैं लोग, नहीं, सच सच जानने के लिए हमारे पास आते हैं। मंजरी जी, हम जब सच की वीडियोस बनाते हैं, लोग देखते भी नहीं हैं। आप देखिए, जो झूठ बोलने की दुकान जिन्होंने आज भी खोली हुई है, वहां पर मिलियंस ऑफ लोगों के व्यूज आते हैं, लेकिन सच सच से किसी को मतलब भी नहीं है। इसलिए ये सेंसेशंस को क्रिएट किया जाता है, इस्लाम खतरे में आ गया, और वो इतनी वायरल होती हैं वीडियोस कि इस्लाम खतरे में है। अब आप देखिए, भारत में क्या कुछ नहीं हुआ। कभी अदानी के ऊपर ये लांछन लगाते हैं, किसी मीडिया ने नहीं बोला कि ये सब कुछ गलत है। हमारे यहाँ पर नक्सलवाद, जैसे आप अभी बात कर रहे थे शो से पहले, आपने बोला कि नक्सलवाद इसलिए शुरू किया गया था कि उनके एरियाज में डेवलपमेंट नहीं थी। आज वहाँ फैक्ट्रीज लग रही हैं, वहाँ पर डेवलपमेंट है, लेकिन नक्सलवाद बंद नहीं हो रहा। वैसे ही जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों की फैक्ट्रियां भारत में लगती हैं, उसके अंदर स्ट्राइक्स हैं और स्ट्राइक बंद नहीं की जाती, जबकि सारी मांगे उनकी पूरी हो गई हैं। लेकिन जो वो हैं, उनको बोला गया है कि आपने, जो यूनियन वाले लोगों को बोला गया है लेबर के, कि आपने स्ट्राइक बंद नहीं करनी, ताकि भारत की छवि गंदी जाए इंटरनेशनल मीडिया के अंदर, इंटरनेशनल मार्केट में। और हमारे ही जो पत्तलकार हैं, यही सब कुछ स्प्रेड करते हैं। आपको लगता है कि जैसे इस्लाम खतरे में ही दिखाते हैं, हमारी कंपनियां यहाँ पर खतरे में हैं, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स खतरे में हैं। अगर ये कुछ यहाँ पर हो रहा है, तो जो गवर्नमेंट है वो पकड़कर इनको अंदर क्यों नहीं करती? मुझे ऐसा समझ नहीं आया। भाई, पुतिन है, पुतिन ने बोल दिया कि अगर 1 महीने में आपने प्रूव नहीं किया कि जो ये सारी चीज़ें आपने बोली हैं इस्लाम खतरे में है, आप हमें 1 हफ्ते में, 1 महीने में आप प्रूव कर दीजिए कि इस्लाम खतरे में है, वरना आपको जेल में डाल दिया जाएगा। वाई नॉट इन भारत द सेम थिंग? सद्दाम हुसैन याद है? बिल्कुल सद्दाम याद है। हुसैन ने क्या किया गलती, कि उसने जो है यूएस के डॉलर को चैलेंज कर दिया। 10 दिन इन्होंने उसके खिलाफ सारे सबूत, जो भी सबूत, क्या मतलब, देखिए पूरा भारत 140 करोड़ का देश है। 1 लाख तो लोग होंगे ही जिनके साथ कोई ना कोई अत्याचार हो गया हो, असंभव है सबके साथ न्याय करना। उन 1 लाख लोगों की स्टोरीज को निकालो, इतना चलाओ, इतना चलाओ, जैसे एक जुनैद था, ठीक है, उसकी भी गड़बड़ी थी। उसने जा करके पंगा लिया, और ऐसा पंगा लिया कि हाथापाई हो गई। लेकिन उसे ऐसा बताया गया था कि ये तो ट्रेंडिंग है भारत में। तो वैसे ही सद्दाम हुसैन के केस में किया गया था। और उसके बाद यूएस की सेना आई, वर्ल्ड ने सेलिब्रेट किया, इराक आजाद हुआ, और वहां पे आईसिस का कब्जा हो गया। वाह वाह आजादी, पूरा देश तबाह हो गया, और आज तक तबाह है, सद्दाम को किए गए हुए 20 सालों में। वही चीज यहाँ पर अभी तक चल रही है। अगर आप इन पत्रकारों को छेड़ देंगे जिनके पीछे यूएसएआईडी का, सीआईए का, सबका हाथ है, तो आपकी गति वही होगी जो सद्दाम हुसैन की हुई थी। आपको अपने देश का भला करने के लिए, अपने देश का कल्याण करने के लिए जीवित रहना भी तो जरूरी है, वरना शेख हसीना काहे को भाग के भारत आती है? श्रीलंका से राजपक्षे भागे, हाँ जी। बांग्लादेश से शेख हसीना भागी, हाँ जी। आ, एक बेचारा इमरान खान भी थोड़ी कुछ सही करने चला था, वो जेल में बंद है, हाँ जी। तो आप ये देखिए कि अगर देश का जो सर्वोच्च नेता है, वो भी इन लोगों के खिलाफ हाथ उठाने, आवाज उठाने, सबकी कोशिश करता है, तो उसकी क्या दुर्दशा होती है। जिस आप कितने केस देख लीजिए जहां पर जो है सत्ताधीशों, रॉबर्ट फीको स्लोवाकिया के, सब जगह गोली चल गई। जापान में शिंजो आबे, गोली चल गई, वो बचे नहीं, फीको बच गए। तो ये हेड ऑफ द स्टेट के ऊपर हमला करने से नहीं डरते? आप कितना अननेसेसरी पंगा क्यों लेने का, जब आपको मालूम है ये लड़ाई अभी नहीं जीती। लड़ाई लड़ने का, जैसे सॉन मानिक शॉ ने 71 की लड़ाई में कहा था, समय होता है, तैयारी होती है, उसके बाद लड़ाई में उतरा जाता है। जो भड़बड़ा के लड़ाई में उतर जाता है, वो हमेशा हारता है, क्योंकि वो लड़ाई नहीं, ट्रैप होता है। तो इस ट्रैप में नहीं पड़े मोदी जी, इसके लिए मोदी जी को साधुवाद, मोदी जी का धन्यवाद। ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इन पत्रकारों को एक्सपोज कर दिया। लोगों ने इनके चैनल देखने शुरू कर दिए, बंद कर दिए। राष्ट्रवादी चैनल्स आ गए, उनको देखना शुरू कर दिया। माहौल बदल गया। अब बरखा दत्त है, एक टूटी सी कुर्सी पे कुत्ते के बगल में बैठ के शमशान के बाहर
लैपटॉप पे वीडियो बनाती हैं, वो वीडियो भी कोई नहीं देखता। वरना एक जमाने में ये मंत्री बनवाती थी। अब इनकी तो ये ट्रीटमेंट ज्यादा सही है, रादर देन बरखा दत्त को उठाओ, उसको जेल में भरो, ये करो वो करो, इररिलेवेंट कर दो। रवीश कुमार, बरखा दत्त, राजदीप सरदेसाई, वो थोड़ा सा अभी नहीं, भी प्रासंगिक है। हम्म। ये जो रविश कुमार है, इसको मैंने रिसेंटली सड़कों पे लोगों को बोलते देखा कि भैया मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जब से यूएसएआईडी के पैसे आने बंद हो गए हैं। लेकिन मंजरी जी, आपने ये तो दिखा दिया कि इस्लाम को खतरे में डाला इन पत्तलकारों ने। इस्लाम तो वैसे भी खतरे में था और खतरे में रहेगा। पाकिस्तान के अंदर 0.2% हिंदू है, लेकिन वहां पर भी इस्लाम खतरे में है। इस्लाम ही इस खतरे में। 0.2% हिंदुओं से भी इस्लाम खतरे में, इतना कमजोर इनका इस्लाम है। लेकिन मैंने एक चीज बड़ी स्टार्टलिंग देखी है। आपने पत्रकारों को तो बोल दिया, समझ आती है, हमारा सुप्रीम कोर्ट कौन सा कोई कम है। इन्होंने बोल दिया रोहिंग्या के जो बच्चे हैं, पहले बोला है कि इनको पढ़ाइए, इनको घर दीजिए, ये भी इंसान है। बल्कि अब इनको बसाने के लिए सुप्रीम कोर्ट बीच में कूद रहा है। यानी कि हर काम या पत्रकारों के थ्रू होता है या सुप्रीम कोर्ट के दलों के थ्रू होता है, तो वो भी कोई कम नहीं है। तो ये सारा जो कबाल है, ये सारा एजुकेशन इनके हाथ में, मीडिया इनके हाथ में, सुप्रीम कोर्ट इनके हाथ में, तो गवर्नमेंट करे तो करे क्या। रिफॉर्म्स देखिए, पेड़ लगा करके, पेड़ बना करके उसके आम खाने में वक्त लगता है, और आम का पेड़ एक दिन में कट जाता है। हर, आप ये कह लीजिए इलेक्टेड वर्सेस सेलेक्टेड है, नेता इलेक्टेड होता है, लेकिन ये सारे लोग, भाई सिलेक्शन से ही तो सुप्रीम कोर्ट के जज बनते हैं, और इंटरव्यू के बाद सिलेक्शन से आप पत्रकार बनते हैं। तो जो इलेक्टेड वर्सेस सेलेक्टेड है, वही चीज यहाँ पर बेसिकली आती है। जो सिलेक्टेड है उसको बिगाड़ना आसान है। तुम्हारी नौकरी चली जाएगी, या तो ये करो या वो करो। बहुत लोग होते हैं जो नौकरी के ऊपर खतरा ले लेते हैं, अपना पर्सनल हिट ले लेते हैं। बहुत लोग होते हैं कि वो एडजस्ट कर लेते हैं, और जो एडजस्ट करते हैं वही ऐसे वो देते हैं कि सोनम वांगचुक सेना के लिए जब सड़क बनाई जा रही है तो वो एनवायरमेंटलिस्ट बन जाते हैं। उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में पेटिशन लगाते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट बनती हुई सड़क पे पहले रोक लगा देता था, अब वो कहते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, लद्दाख में तो वैसे ही जो है कोई पेड़ नहीं उगता, तो पेड़ कटेगा कहाँ, तो सड़क बनने दो। तो ये सारे नौटंकियां हम लोगों ने खूब देखी है। हर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट, एक तरफ आर्टिकल लिखा जाएगा दिस प्लेस इज अंडर डेवलप्ड, जहां पे आप डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट ले जाइए, तो यही लोग वहां एनवायरमेंट बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। जजेस सुनते भी हैं, मजबूरी भी है कि अगर जज सुन करके जल्दी फैसला दे देगा, डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट चल निकलेगा। जैसे आर्य मिल के पेड़ बचाने जा रहे थे मेट्रो रोक करके, और वो डेवलपमेंट हो जाएगा तो समस्या खत्म हो जाएगी। फिर ये लोग क्या करेंगे, समस्या भी तो रहनी चाहिए। अगर समस्या खत्म हो जाएगी तो फिर जर्नलिज्म खत्म हो जाएगा। बिल्कुल सही है। यानी कि प्रॉब्लम भी खुद क्रिएट करो, उसका जब समाधान मिलना शुरू हो जाए तो समाधान के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाकर दोबारा से आप एक नौटंकी शुरू कर दीजिए, ताकि 24 घंटे चैनल भी तो चलाना है। इसलिए सबसे आसान है, हिंदू खतरे में आएगा कोई सुनेगा नहीं, इस्लाम खतरे में आ गया, इमीडिएटली आपको 30 करोड़ जिहादी आपके चैनल देखने शुरू कर देंगे। ये हमारे फेवर की बात बोल रहा है। यानी कि जब भी मैं सनातन खतरे में है वीडियो बनाता हूं, कोई देखता नहीं है, सनातनी भी देखता नहीं है। हिंदू खतरे में है, कोई देखता नहीं है। हमारी हिंदू लड़कियों को हर रोज अगवा किया जाता है, उनको फंसाया जाता है, उनके टुकड़े कर दिए जाते हैं। अभी यूपी में आपने देख लिया कि उसका सर तन से जुदा कर दिया, उसका हार्ट निकाल लिया, और क्या कुछ उसकी बॉडी के साथ किया है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन कोई भी मीडिया उसको कवर नहीं करता। क्यों? क्योंकि कोई देखने का पसंद ही नहीं करता। अगर यही चीज़ किसी एक मुसलमान लड़की या लड़के के साथ किया होता तो अब पूरे दुनिया में दंगे हो रहे होते, प्रोसेशन हो रहे होते, और वहां पर पूरा मीडिया अगर दोबारा से बोलता कि इतना भारत के छोड़ अंदर दीजिए, मोदी। अगर आप दो थप्पड़ मार दें, दो थप्पड़, चूंकि उसने गलती की है, तो भी यही सारी नौटंकी शुरू हो जाती है। मार डालना तो बहुत दूर की बात है, अगर आप थप्पड़ भी मार दें और जबकि उसकी गलती हो, हम्म। तो यही सारी नौटंकी शुरू होती है। तो आपका एक एक इंस्टीट्यूशन खतरे में है करप्शन के कारण।
और उस करप्शन को ढकने वाला जर्नलिज्म अब खतरे में है, क्योंकि फंडिंग पीछे से बंद हो गई है। और धीरे धीरे अब सबके सबूत आते जा रहे हैं कि कौन पैसे लेकर के किस लेवल पे कैसा काम कर रहा था, जिसके कारण ये पूरा जो है लोकतंत्र खतरे में एक्चुअली आ गया है। तो अगर चर्च के ऊपर एक भिखारी पत्थर मार देता है जो कि मुस्लिम होता है, और तो फिर दिल्ली में खबरें क्या होता है कि हिंदू एक्सट्रीमिस्ट लीडर के अंडर भारत रिलीजियस अनटॉलरेंस दिखा रहा है, एंड इंटॉलरेंस दिखा रहा है, सॉरी। और वहां पर चर्चेस खतरे में। एक मुसलमान भिखारी ने गुस्सा होकर के चर्च के ऊपर एक पत्थर मारा, जिससे एक शीशा टूट गया। उसको इतना एम्पलीफाई किया। और मणिपुर में अभी जो चर्चेस कर रहे हैं, टोटल साइलेंस। तमिलनाडु में जो चर्चेस का रोल है, मदुरई में टंगस्टन मिला है, उसकी माइनिंग नहीं होने दे रहे, ये सब टोटल साइलेंस। स्टारलिंक, वो स्टारलेट जो कंपनी थी, इलीगल हड़ताल करा करके कंपनी बंद कर दी। भारत कॉपर एक्सपोर्टर से इंपोर्टर बन गया, हजारों करोड़ों का स्टारलाइट। लॉस। स्टारलाइट, यस। एंड तब कोई बात नहीं। और इसमें चर्चेस का हाथ है, कोई बात नहीं। एनवायरनमेंट तो साफ हो गया ना वहां का। तो ये सारी चीजें ये लोग करते रहते हैं, इसके पूरे। अच्छा, खाली जर्नलिस्ट नहीं है, क्योंकि जर्नलिस्ट जिस कोर्ट में जाएगा, वो अगर जज इनके फेवर में नहीं हुआ, वो वकील इनके फेवर में नहीं हुआ, तो फिर जर्नलिस्ट पकड़े जाएंगे, क्योंकि कितना झूठ लिखते हैं। तो वो हम्म। सारी चीजें भी मैनेज करनी होती है। तो ठीक है, सब खतरे में। और अब और सो खतरा बढ़ता जा रहा जो मंजरी जी बोल रही हैं, उनके कहने का मतलब एक ही है कि ना तो इस्लाम खतरे में है, ना जर्नलिस्ट खतरे में है, ना सुप्रीम कोर्ट खतरे में है, हमारा देश ही खतरे में है। और इसको छुपाया जा रहा है कि देश खतरे में है, ये नहीं बताते। और देश खतरे में किसके हाथों में है? यही बिके हुए जजेस, यही पत्रकार, यही ऑपोजिशन, इन्हीं लोगों के हाथों में हमारा देश खतरे में है। इस्लाम खतरे में ना था, ना है, और ना ही रहेगा। क्यों? क्योंकि उनको तो भीड़ तंत्र करना है। कभी अकेले नहीं आते, जब आते हैं भीड़ में आते हैं। उसके अंदर कोई ना कोई एक आदमी होता है जिसके हाथ में कट्टा होगा, किसी के हाथ में चाकू होगा, और वो चाकू भी चलाएगा, अपने लोगों पे भी चलाएगा, आपके ऊपर भी चलाएगा। और ये बोला जाएगा कि देखिए दूसरे वाले ने, सामने जो गरीब एक हिंदू आया था, उसने खाली हाथ उसने चाकू चला दिया, जिसके हाथ में चाकू था भी नहीं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये हमारे पत्रकार करते आए और करते रहेंगे। जब तक इनके ऊपर लगाम नहीं लगाई जाएगी, तब तक ये रोकने वाले नहीं हैं। लगाम लगाने का ये नहीं है कि लोग जो हैं, ये गवर्नमेंट है, वही लगाम लगाएगी। मोदी जी हमेशा बोलते हैं लड़ाई बॉर्डर पर नहीं होती, आप अपने घर से ही शुरू कर सकते हैं। इन पत्रकारों को जब आप सुनना बंद कर देंगे, तभी ये लड़ाई जीती जा सकती है। इनको जब तक भीख मांगने पे मजबूर नहीं किया जाएगा, जैसे आज रविश कुमार है, सड़कों पे भीख मांगता आ रहा है कि प्लीज़ मेरे वीडियोस को देख लीजिए, मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए। बरखा दत्त का आपने वो हाल कर दिया है कि वो कहीं बरखा भी करने जाती है तो बस काले बादल ही दिखते हैं, बरखा भी होती नहीं है। ये जो हाल आपने किया है, जब तक बार बार जो सर से सुदाई हो राजदीप, जब तक इनकी आप दुकानदारी बंद नहीं करेंगे, इनको हर रोज मुंह काला नहीं करेंगे, तब तक देश नहीं बच सकता। मंजरी जी, कोई क्लोजिंग कमेंट आपका? यही कि राष्ट्रवादी हमेशा साइडलाइंड होते हैं। ये लोग बुलाते हैं, जैसे आप इनके शोज देखिए, टॉक शोज बुलाते हैं, होते हैं। तो उसमें क्या है, आपको सीखने को जानने को क्या मिलता है? चार लोग दूसरे दो ग्रुप बना देते हैं, इधर दो लोग उधर दो लोग, या इधर चार उधर चार, और वो एक दूसरे पे चिल्ला रहे होते हैं, और लोग उस चीज को देख रहे होते हैं। तो मैं लोगों से यही कहूंगी कि सिर्फ ये चैनल नहीं, और भी कई चैनल्स हैं, अच्छा कंटेंट देते हैं, कंटेंट को देखिए। ये मेन स्ट्रीम मीडिया के मच्छी बाजार का पार्ट मत बनिए। ये सारा फंडेड है। एक एक स्टूडियो, एक एक चैनल हजारों करोड़ का है। वहां पे ढेर सारा इन्वेस्टमेंट है। उस इन्वेस्टमेंट को कवर करने के लिए बहुत सारी ट्रिक्स करनी पड़ती हैं, बहुत सारा इस तरह का कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, जिसके कारण सच कहीं दब जाता है। इसके अलावा अगर कोई राष्ट्रवादी चैनल है, उसको एड्स नहीं मिलेंगे, उसको कहीं से कोई फंडिंग नहीं मिलेगी, क्योंकि सच बोलने के पैसे नहीं मिलते, पैसे झूठ बोलने के लिए ही मिलते हैं। तो इसके लिए, सही न्यूज के लिए
आपको यूट्यूब पे आना पड़ेगा, राष्ट्रवादी चैनल्स को फंड कीजिए यहाँ पे, ताकि दूसरों से फंड लेकर के किसी को आपको झूठ बताने की जरूरत ना हो। जी। मंजरी जी, थैंक यू सो मच फॉर योर ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल क्लोजिंग कमेंट। थैंक यू। जय हिंद, जय सिया राम। कैसे आप